16वीं शताब्दी में जॉन नाम के एक व्यक्ति ने, JOHN जॉन, जिसको सेंट जॉन के नाम से भी ईसा के अनुयायी मानते हैं और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, तो उसके विषय में एक पुस्तक लिखी गई थी, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉसेज। ये पुस्तक 16वीं शताब्दी में छपी थी और 16वीं शताब्दी में लिखी इस पुस्तक में एक अवधारणा को बल दिया गया था जिसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो टर्म है, यही विश्व की बहुत सी संस्थाओं ने यथावत रूप में अपनाया है और मानसिक रूप से लोगों को शैतान और उसकी पूजा के प्रति आकर्षित करने में और ऑकल्ट प्रैक्टिसेज में या ऑकल्टिज्म से जुड़े हुए संस्थाओं के विकास और निर्माण में एक प्रमुख मोटो के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्हीं लोगों में से एक ग्रुप है ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स। ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स ONA भी कहलाता है या O9A भी कहलाता है। तो इसने विश्व में अपनी गतिविधियों को घोषित रूप से 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एग्जैक्टली ये संस्था कहाँ वर्क करती है इसके विषय में तो बताना थोड़ा कठिन विषय है, किंतु ये संस्था खुलेआम विश्व में बलात्कार को ग्लोरीफाई करती है। मतलब अगर इसके किसी सदस्य ने कहीं बलात्कार किया है तो ये लोग जाकर वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। हत्या को, बलात्कार को, बच्चों को वेश्यावृत्ति में ढकेलने के लिए और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने में इन लोगों का बड़ा हाथ है और मानव तस्करी के माध्यम से वाइटल ऑर्गन्स की सप्लाई में ये लोग संलिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी घटना तब हुई थी जब अमेरिकी सेना के एक बेस पर अटैक करने के लिए अमेरिकी सेना के ही एक सैनिक को इन्होंने तैयार किया था। मतलब इन्होंने अमेरिका की मिलिट्री में घुसपैठ भी कर रखी है। ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स का एक सदस्य अमेरिकी सेना में बाकायदा बहाल होता है, ट्रेनिंग लेता है और उसके एक बेस को उड़ाने की प्लानिंग भी करता है। यद्यपि उस समय प्लानिंग के एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले किसी गलती के कारण इसे पकड़ लिया जाता है, इसका पर्दाफाश हो जाता है। तो बहुत से देशों में आतंकवाद और अव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए, सत्ता को अपने फायदे के अनुसार नचाने के लिए ये संगठन कुख्यात है, नोटोरियस है। ये सोशल डार्विनिज्म पर काम करते हैं। सोशल डार्विनिज्म एक अब्सर्ड टर्म है। मतलब ये इवोल्यूशन को ऐसे प्रस्तुत करता है जो नेचर बेस्ड न होकर सेल्फ बेस्ड हो। मतलब कि डार्विन की यह थ्योरी थी कि जीव प्रकृति के अनुरूप अपनी जो स्थिति है शारीरिक और मानसिक उसको बदलता है और इसमें कई दशक, कई शतक, कई शताब्दी और कई सहस्राब्दी भी लगते हैं उस जीव के एवोल्यूशन के एडप्टेशन के आधार पर। ये उसका एक सामान्य सिद्धांत था। यद्यपि ये उसका जो अवधारणा है वह बहुत से समकालीन लोगों के ही द्वारा खंडित भी किया गया, चैलेंज भी किया गया और आज तक इस सिद्धांत की कई बार धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं। किंतु सोशल डार्विनिज्म के माध्यम से लोग कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार हम प्रकृति के नियंत्रण में नहीं बदलेंगे, हम खुद को सेल्फ गवर्नड बॉडी के रूप में एनालिसिस करते हुए खुद डेवलप होंगे और समाज को साथ में डेवलप करेंगे, हम समाज के नियंत्रक बनेंगे। तो इस जो संगठन ने काम किया उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार एडहेरेंट्स are encouraged to secretly infiltrate organizations such as the military or Christian churches in order to destabilize them from within। ये ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स है वो क्या करती है, सेना में या ईसाइयों के जो धार्मिक केंद्र हैं, विशेष करके जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो ही प्रधानता से चल रहे हैं, तीसरे में ऑर्थोडॉक्स आते हैं। इन तीनों के अलावा बाकी की संख्या बड़ी कम है। तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स ये 3 प्रधान केंद्र बिंदु होते हैं ईसाइयत के। इनके संगठनों में पादरी बनकर, नन बनकर, डोनेटर बनकर या और किसी अथॉरिटी के रूप में सम्मिलित होना और उसको जड़ से खोखला करना और उसको वहाँ से समाप्त करना सीक्रेट एजेंट के रूप में। तो ये लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक रूप से सेक्रीफाइस करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्चुअल रूप से भी करते हैं। मतलब ये लोग बलिदान की चर्चा करते हैं सांकेतिक रूप से भी, वैक्स स्टैचूज को स्टैब करके, मोम का पुतला बनाकर उसको चाकू से मारकर, या फिर रियल सेक्रीफाइस करके भी, नरबली इत्यादि देकर भी, और नरबली देने से पहले जो उसका क्लाइंट है या जो भी उसका होस्ट के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करते हैं। तो
इयान ब्राडी नाम का एक बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर रहा है। तो इयान ब्राडी ने बहुत से लोगों को मारा और उस जिस व्यक्ति को जहाँ जहाँ मारता था वहाँ पुनः जाकर उस मौत को जश्न के रूप में प्रस्तुत करता था और सेलिब्रेट करता था। ये ब्रिटेन का था और ब्रिटेन में ही ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स का मुख्यालय भी है। तो इयान ब्राडी तो बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका कहना था कि मोरलिटी जो है वो कमज़ोर लोगों का एक छलावा है। मतलब जो कमज़ोर है, जो डरपोक है या जो अथॉराइज्ड नहीं है, वही व्यक्ति मोरल दिखाता है, वही स्वयं को मॉरलिटी का गुलाम बताता है। लेकिन चूंकि हम फ्री विल के अनुयायी हैं और हम खुद को सेल्फ डेवलप करते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, इसीलिए जो है मॉरलिटी हमारे लिए बाधक है। हम जो चाहें सो कर सकते हैं और जिसके साथ चाहें उसके साथ कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, इस्लाम के जिहाद को भी बहुत ओपनली समर्थन दिया है। इनका मानना है कि हम जितना अधिक व्यापक रूप से विश्व में खून खराबा करेंगे उतनी अधिक शैतानी शक्तियाँ प्रबल होंगी। और चूँकि कलयुग का भी यही सिद्धांत है, कलिश्च कलह प्रिय, कलयुग भी यही चाहता है। तो कलयुग के ये सब बहुत छोटे स्तर के अनुयायी हैं और उसके प्रमोटर हैं। यद्यपि इनको पता नहीं है किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शैली से तो प्रभाव उसी को पड़ रहा है जो ये सब करवा रहा है। तो म्लेच्छराज को बढ़ाने के लिए अधर्म का बढ़ना आवश्यक है। अधर्म के बढ़ने में व्यभिचार, हत्या, बलात्कार ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माने गए हैं, अधर्म के केंद्र बिंदु माने गए हैं। तो सम फॉलोवर्स also express enthusiasm for Islamist jihadist violence. All this real world activity is supposed to have a supernatural effect, opening up a gateway into the world for evil energies. और ये सब बलात्कार, चोरी, हत्या, डकैती करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने प्रभाव से अधर्म को इतना अधिक बढ़ा दें कि गेटवे खुले और उस गेटवे से इनके द्वारा आराधित की जाने वाली पैशाचिक शक्तियाँ जो मिडिल डायमेंशन में रहती हैं, जो कॉस्मिक डायमेंशन है और जो ये पार्थिव आयाम है, इन दोनों के मध्य में जो डायमेंशन है जहाँ पर इस प्रकार के जो क्षुद्र शक्तियाँ हैं, जो तामसिक शक्तियाँ हैं, वेताल, भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, मुंजा और कलुआ, ये सब जो शक्तियाँ हैं वो सब जहाँ रहती हैं, या इनकी भाषा में कहने तो डीमंस और जो ये सब मानते हैं वेम्पायर्स, या जो कुछ मैथोलॉजिकल और कुछ रियल कैरेक्टर्स भी जो ये मानते हैं, टर्मोलॉजी अलग अलग हो सकती है। तो ये सब वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ से गेटवे खुले और हमारे इस दुनिया में आकर हमें वरदान दें और हमारे विश्व नेता बनने के अभियान को सार्थक करें। तो वो गेटवे कैसा दिखता है इसकी भी परिकल्पना ये कोटिंग ने की है और उसने अपने अनुभवों को लिखा है, उस पर हम बाद में आएंगे। और साथ ही यह भी बताएंगे कि ये कोटिंग का उत्थान और पतन कैसे हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इनको कॉमन टर्म में नियो नाजी भी कहा जाता है। जैसे कि नाजी का अभियान विश्व में एक विचारधारा मात्र को स्थापित करते हुए अन्य सभी विचारधाराओं को नष्ट करने के प्रति केंद्रित था, वैसे ही ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी एकमात्र विचारधारा को पूरे विश्व पर लागू करते हुए बाकी सभी लोगों को निर्ममतापूर्वक मार डालें। ये उनकी अवधारणा रही है। तो और भी जैसे अमेरिका में एक डिवीज़न काम करता था, एटम वेपन डिवीज़न, और एटम वेपन डिवीज़न के माध्यम से ONA ने, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स ने 5 हत्याएँ करवाई थी। और इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सोनन क्रिक डिवीज़न काम करता था और वो भी इसी प्रकार का काम करता था। अभी वर्तमान में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की सरकार ने एटम वेपन डिवीज़न और सोनन क्रिक डिवीज़न को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इन लोगों ने क्या किया है, बहुत से लोगों को अपने लिए तैयार किया था और इन लोगों ने जो विशेष करके जो सोनन क्रिक डिवीज़न था उसने ONA के लिए बहुत कुछ सेक्सुअल वायलेंस के मटेरियल सप्लाई किए हैं। ये लड़कियों को उठाते थे, लड़कियों को वहाँ पर सप्लाई करते थे, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता था, हेडक्वार्टर में रिचुअल्स किए जाते थे शैतानों को जगाने के लिए, और फिर उनका रेप करके फिर उनका मर्डर करके, और कई मामलों में उनके अंगों को भी इधर उधर बेचा जाता था। या फिर ये लोग कैनिबलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, नरमांस के भक्षण को भी ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हम आपको ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के विषय में बता रहे हैं। जो ये संस्था है इसमें 1960 से गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, लेकिन प्रभावी रूप से विश्व में इसको अपनी पहचान स्थापित करने में 10 साल का समय लगा और 1980 आते आते इसने ट्रेडिशनल सैटनिज्म को प्रमोट किया है। हम इसका लोगो भी स्क्रीन में आपके साथ साझा करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ग्रीस, इजिप्ट, आयरलैंड, फिनलैंड, पोर्टुगल, सर्बिया, पोलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, फिलीपींस, आइसलैंड, बेल्जियम,
मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड्स, मैक्सिको, जर्मनी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इतने देशों में इसके लोग सक्रिय हैं। सौभाग्य से भारत में इनकी कोई ज्ञात गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से अभी तक नहीं मिली है। और ये ऑपरेट कहाँ करते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, टेम्पेर, कैरलिया, सॉफ्टशायर और साउथ कैरोलिना, इन स्थानों पर ये करते हैं। और मेंबरशिप अगर बताई जाए तो एजेंसियों के अनुसार हजारों में इनके मेंबर्स काम कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं। ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के बैनर तले इस प्रकार के तामसिक तत्वों को, पैशाचिक कृत्यों को आगे बढ़ाने वाले हजारों हजार लोग हैं। और मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट्स, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और यहाँ तक कि साइबर क्राइम में भी ये लोग बहुत गहराई से घुसे हुए हैं। अब ये देखना है कि इनका साथ कौन दे रहा है। इनका साथ दे रहा है रशियन फार राइट पैरामिलिट्री यूनिट्स, रूस की संस्थाएं इनका साथ दे रही हैं। एटम वेपन डिवीजन भी, रूसिज ग्रुप भी, रशियन इंपीरियल मूवमेंट ये भी इनका साथ दे रहा है। द बेस, ब्लैक ऑर्डर, कॉम्बैट 18 और नेशनल एक्शन, नॉर्डिक रेसिस्टेंस मूवमेंट, ये सब इनके साथ दे रहे हैं। जेरेट स्मिथ, गैरनहैम, जैकेक या जैसेक जो भी इसका नाम होगा, थॉर्जवेस्की और एंड्रू डैमॉक, ईथन मेल्जर, इगर क्रेसनॉव, ये सब लोग इसके प्रधान नेता माने गए हैं। और चर्च ऑफ सैटर्न, टेम्पल्स ऑफ सेट और जॉय ऑफ सैटर्न, इन लोगों से इनकी प्रतिद्वंदिता चलती है। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स है वो भी मृक्षराज के लिए काम कर रहा है, वो भी शैतान को बढ़ावा दे रहा है। और एंटन लाविन ने जो सैटनिक चर्च की स्थापना की थी वो भी शैतान के लिए काम कर रहा है, वो भी मृक्षराज के अभियान को बढ़ाकर इन पैशाचिक शक्तियों को जगाने का काम कर रहा है। लेकिन दोनों आपस में राइवल्स के रूप में प्रस्तुत होते हैं ताकि इनकी जो अंदरूनी साठगांठ है वो लोगों में पता न चले। तो इस संस्था को किसने बनाया था? वेल्श में रहने वाली एक महिला ने इस संस्थान को प्रारंभ किया था। इस संस्थान की स्थापना के पीछे एक महिला थी। और इसके बाद 1973 में एंटन लॉन्ग नाम के एक व्यक्ति ने, और कुछ लोग कहते हैं ये कोई काल्पनिक व्यक्ति था, मतलब ये शूडो नेम था, वास्तविक नाम नहीं था इसका। ये कोटिंग भी वास्तविक नाम नहीं है, ये कोटिंग भी एक काल्पनिक नाम है, उसका वास्तविक नाम हम इस वीडियो के अंत में डिस्क्लोज करेंगे। तो एंटन लॉन्ग नामक किसी व्यक्ति ने इस महिला के द्वारा स्थापित की गई इस सीक्रेट सोसाइटी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, उससे लोगों को जोड़ा, समान नकारात्मक विचारों वाले लोगों को उसमें जोड़ा, साझा किया। और 2000 ईस्वी आते आते इन लोगों ने पूरे इंटरनेट पर एक ऐसा मायाजाल फैलाया जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा डार्क वेब का है। डार्क वेब को ये बहुत फोर्सफुली इफेक्टफुल बनाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और डार्क वेव की होने वाली अधिकांश जो सेक्सुअल या जो तस्करी से संबंधित, ह्यूमन सेक्रीफाइस से संबंधित या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं डार्क वेब में, उसमें बहुत बड़ा हाथ ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स का होता है। अब एक इसमें बात देखनी चाहिए, इन लोगों ने कुछ शिक्षा दी है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर टीचिंग्स, दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर अ गैलेक्टिक सिविलाइजेशन टू फॉर्म इन विच आर्यन सोसाइटी विल कॉलोनाइज द मिल्की वे। इन लोगों ने क्या कहा है, हम केवल इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए इसको हमने नहीं बनाया, हम इस आकाश गंगा पर नियंत्रण करना चाहते हैं। आपको सुनने में ये बात हास्यास्पद लगती होगी, लेकिन ये बात उन लोगों के जीवन में हास्यास्पद बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनकर आप हंस सकते हैं कि अरे कैसे पागल लोग हैं, लेकिन हाँ, हजारों की संख्या में ऐसे ही पागल लोग नाबालिग बच्चों को उठाकर उनका बलात्कार करके, उनकी हत्या करके, उनके वीडियो को नीलाम करते हैं डार्क वेब पर। और ये एक गहरी सच्चाई है। आपके लिए इनकी विचारधारा एक मजाक हो सकती है, लेकिन अपनी इस विचारधारा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने हजारों हजार लोगों के साथ बलात्कार किया, हत्या की, उनके अंगों को निकाल कर बेचा है, क्योंकि ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। जो लोग मेरे इस अभियान को, इस श्रृंखला को काल्पनिक बताते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, उनको अभी अंदाजा नहीं कि मैं किन शक्तियों के विषय में बात कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट समाज में क्या पड़ रहा है। अभी तुम सोए हुए हो और सही मायनों में कहें तो मुर्दे हो चुके हो, क्योंकि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, वीडियो देखकर कई लोग जगे हैं, लेकिन मुर्दे को तो जगाया भी नहीं जा सकता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, कैसे होगा ये? तो ये स्पिरिचुअल पाथ को खोलेंगे, एक गेटवे खोलेंगे ये, और गेटवे से एक पाथ इनको मिलेगा, स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ स्पिरिचुअल का अर्थ आध्यात्मिक नहीं है, रूहानी कर सकते हैं। यहाँ रूहानी का अर्थ भी कोई सात्विक नहीं है, रूहों से जुड़ा हुआ। यहाँ स्पिरिट एक नेगेटिव टर्म में आप ग्रहण करेंगे। तो ये गेटवे खोलना चाहते हैं, और वो गेटवे खुलेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से। और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको कैसे मिलेगी? तो इसके लिए कहते हैं ये लोग सोशिएटल टैबूज को ब्रेक करना है। जो अवधारणा समाज में है कि जैसे जो जिनको आप कहें तो राइटियस पाथ ऑफ लिविंग कर सकते हैं, कि मतलब चोरी मत करो, डकैती मत करो, सत्य का पालन करो, हिंसा से रहो, अपरिग्रह से रहो, या जो भी आप समझ लीजिए कि अगर सनातनी भाषा में कहें तो 16वें अध्याय के पहले 2 श्लोक जो गीता में है उनको आप देख लीजिए।
तो इसका अवरोध करना, सीधे सीधे दैवी संपदा का विरोध करना है इनके लिए उस गेटवे को खोलने का माध्यम है। और इसके लिए क्या करेंगे? आइसोलेटिंग देमसेल्स फ्रॉम सोसाइटी, समाज की जो प्रसिद्ध और मुख्य धारा है उससे स्वयं को दूर करना, कमिटिंग क्राइम्स, एम्ब्रेसिंग पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस एंड कैरिंग आउट एक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। ONA members, Order of Nine Angels members, practice magic, believing that they are able to do it by channeling energies into their own causal realm from an acausal realm where the laws of physics do not apply. And these magical actions are designed to help them achieve their ultimate goal of establishing the imperium. एक imperium एक ऐसे दुर्ग की, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने में लगे हैं जो कि नरबली देकर प्राप्त किया जा सकता है, और सैकड़ों की संख्या में नरबलियाँ ये देते हैं। और इनके विषय में मैं आपको आगे और खुलकर बताऊंगा। इन्होंने इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए जिसको चुना है उसको ये लोग आर्यन ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में भी सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने के लिए और देश को खंडित करने के लिए एक काल्पनिक थ्योरी को बहुत वर्षों से पढ़ाया जाता रहा है, जिसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्य और द्रविड़ के नाम से जो काल्पनिक बकवास इतिहासकारों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर थोपी है और लोगों को इतिहास के विषय में भ्रामक बातों को समझाकर बरगलाकर एक वैमनस्य का भाव उत्पन्न किया है, ये उसी का समर्थन करते हैं, जिसमें ये आर्यन को एक सुप्रीम रेस के रूप में रखते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बढ़ा हुआ है। और ये वही आर्यन है जो हिटलर मानता था। तो हिटलर के विचारों से प्रभावित होकर ये इसको इंटरगैलेक्टिक स्टेट पर ले जाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम से भी बाहर, मतलब पूरी मिल्की वे पर ये कब्जा करना चाहते हैं। और आपको सुनकर हंसी आती होगी, लेकिन मैं बताऊं इनका समर्थन कौन कर रहा है? एटम वेपन डिवीजन। एटम वेपन डिवीजन क्या है? इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसको ब्रैंडन रसेल ने बनाया था। और इसने अमेरिका में इतना उत्पाद किया क्योंकि मतलब इसने एक संकल्प ले रखा था कि फेडरल गवर्नमेंट को हम यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर कर देंगे और उसके लिए हमको चाहे जो करना पड़े। तो ये टेक्सास में रहते हुए इन्होंने अपना काम प्रारंभ किया और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, रसिया, स्पेन, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड और अलग अलग अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसे और भी देशों में और यूरोपीय देशों में भी इसका काम रहा है। और ये लोग एंटी डेमोक्रेटिक आइडिया वाले हैं, ये लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे देखो, लोकतंत्र में बहुत खामियां हैं और लोकतंत्र बहुत अधिक भेदभावपूर्ण और एक पक्षीय व्यवहार करने वाला सिस्टम भी है, ये बात सत्य है। और लोकतंत्र अविवेकी सत्ता को प्रधानता से प्रमोट करता है बहुत मायनों में, ये भी सत्य है। लेकिन जिस प्रकार का हम विरोध करते हैं लोकतंत्र का और जिस प्रकार का ये विरोध करते हैं, दोनों में अंतर ये है कि लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र के समर्थकों के साथ बलात्कार इत्यादि का, उनके बच्चों को अपहरण करके उनके अंगों को बेचने इत्यादि अमानवीय कृत्यों का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये एक्सट्रीमली प्रो रेपिस्ट हैं, प्रो मर्डरर्स हैं, प्रो स्मगलर्स हैं। और ये केवल ये नहीं कि डेमोक्रेटिक विचारधारा के विरुद्ध हैं, ये हर उस विचारधारा के विरुद्ध हैं जो इनको शासक के रूप में स्वीकार न करे। कहने का अर्थ ये है, ये शास्त्रीय राजतंत्र के समर्थक हो गए ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय राजतंत्र में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि की अवधारणा भी है, लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। जो एटम वेपन डिवीजन है उसने तो 5 हत्याएं करवाई थी, उसके बाद लोग आ गए वहाँ पर, जो अथॉरिटीज हैं वो आ गए। उसके बाद एक 2013 में ही नेशनल एक्शन की स्थापना हुई थी यूके में, और नेशनल एक्शन नामक जो संस्था है उसको 2016 ईस्वी में, मतलब इसकी स्थापना के 3 वर्षों के बाद ही आतंकवादी संगठनों की सूची में लिस्ट करके इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसने नेशनल एक्शन ने मिलकर एटम वेपन डिवीजन के साथ मिलकर एक और संगठन को प्रमोट किया जिसका नाम था सोनेनक्रेग डिवीजन। और सोनेनक्रेग डिवीजन जो है वो, मतलब आप जान लीजिए कि जो एटम वेपन डिवीजन अमेरिका में काम करती है वही काम ये यूके में करती थी, लेकिन दोनों के कनेक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन समान विचारधारा होने के कारण चैट और ईमेल के माध्यम से नेशनल एक्शन को माध्यम बनाते हुए, मीडियम बनाते हुए इन दोनों ने संपर्क किया, दोनों डिवीजन्स ने, यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड। और बीच में मीडिएटर कौन बन गया? नेशनल एक्शन। और इन लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम लोग 2018 में इन लोगों ने कहा कि प्रिंस हैरी जो है उसको हम लोग मार देते हैं। प्रिंस हैरी जो ससेक्स का ड्यूक भी है उसको हम मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि उसने मेघन मार्केल से विवाह किया है और मेघन मार्केल जो है वो पूर्ण श्वेत महिला नहीं है, वो ब्राउन चमड़ी की है, इसीलिए उसका वध कर दिया जाए, उसको गोली मार दी जाए। और इतना ही नहीं, हर वो पुलिस वाला मार दिया जाए जो इनकी सुरक्षा में है, और मारने से पहले उसका बलात्कार किया जाए, ये भी। और हर वो श्वेत महिला मार दी जाए जो अश्वेत पुरुषों के साथ या उस प्रकार के संबंधों में लिप्त है। इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल रंग के आधार पर हत्या हिंसा को मतलब अभी प्रमोट करना भी आरंभ किया है। और ऐसे ही करके एक कॉम्बैट 18 नाम का ग्रुप काम करता था। कॉम्बैट 18 की स्थापना इन लोगों से पहले हुई थी, ये तो 2013-2016 से काम कर रहे हैं। कॉम्बैट 18 की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में।
डेविड मैट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे इसकी स्थापना ब्रिटेन में ही की गई थी और अभी तो ये एक्टिव है, लेकिन जर्मनी में इसको बैन किया गया है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है। विकिपीडिया में भी इसके विषय में बहुत कुछ मिल जाएंगे और इसके जो इतने अधिकारी हैं वो अधिक संख्या में तो नहीं हैं, लेकिन लगभग 200 से 250 लोग इसके लिए अभी कार्य कर रहे हैं, ऐसी सूचना भी यहाँ प्राप्त हो रही है। ब्लैक ऑर्डर इत्यादि, ब्लैक ऑर्डर ऑफ पैन यूरोपा, ये भी एक सैटेनिस्ट ग्रुप है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के ही ये सब डिविजन्स हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स में जितनी संस्थाएं एफिलिएटेड हैं, मतलब ये उनका अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है। जैसे अल्फ़ाबेट कंपनी है, अल्फ़ाबेट के अंदर गूगल भी है, जीमेल भी है, यूट्यूब भी है और ड्राइव भी है, प्ले स्टोर भी है, ये सब अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेटा एक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है, मेटा के अंतर्गत फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है और भी छोटे मोटे 50 सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत काम करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है और उसके नीचे नीचे ये सारे डिविजन्स और सारे कॉम्बैट्स काम करते हैं। और इन लोगों ने पूरे पश्चिम जगत को ऐसा आतंकित किया है कि वहाँ के जो राइट विंगर्स हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। और सत्ता बाहर से इन लोगों से लड़ती है, लेकिन आंतरिक रूप से सत्ता में जितने बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और यहाँ तक कि मिलिट्री के भी लोग बहुत हद तक इसके गुप्त एजेंट रहते हैं और वहाँ पर इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैश्विक सत्ता में बैठे हुए बहुत से लोग, बाहर से लगता है कि अमुक पार्टी का नेता है, बाहर से लगता है ये अमुक सेना का कमांडर है, बाहर से लगता है ये अमुक मीडिया संस्थान का रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, लेकिन अंदर से वो किसी और संस्था से जुड़े होते हैं, उसके लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे भारत में भी एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति रहा जिसका नाम था हामिद अंसारी, बाहर से देखने से वो भारत का उपराष्ट्रपति रहा, लेकिन अंदर से वो किन संस्थाओं के लिए काम करता था, किस प्रकार की जिहादी गतिविधियों को प्रमोट करता था, ये उसके रिटायर होने के बाद लोगों के सामने बातें खुलकर आने लगी तो पता चल गया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के समय जो केजीबी है उसने भारत के सूचना तंत्र में या राजनीतिक तंत्र में कितना अधिक हस्तक्षेप कर रखा था। लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि के समय भी उसका हस्तक्षेप बहुत अधिक था, लेकिन उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा था वो, इसीलिए ताशकंद इत्यादि के मामलों में उनकी हत्या करवा दी गई। बाद में इंदिरा गांधी के समय तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होने लगा था ये सब। तो इंदिरा गांधी को जनाधार के बिना भी उस स्तर पर पहुंचाने वाला और लाल बहादुर शास्त्री को अपदस्थ करने वाला जो भी सिंडिकेट काम कर रहा था उसमें केजीबी का बहुत प्रत्यक्ष हाथ था। और ये सब बातें सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध हैं या बहुत सी इस विषय में ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स की हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे। हमने आपको बताया था एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है E.A. कोटिंग, और E.A. कोटिंग अपने विषय में व्यक्त करते हुए लिखता है किंगडम्स ऑफ फ्लेम इत्यादि में कि ये जिस परिवार में जन्म लिया था प्रारब्धवशात, इसकी किस्मत ने इसे एक ऐसे परिवार में भेजा जो परिवार बहुत पहले से ऑकल्ट प्रैक्टिसेज में लगा हुआ था। बचपन से उन घटनाओं को देखता था, उन समनिंग्स को देखता था और उन सारे रिचुअल्स को देखता था, लेकिन इसको समझ में नहीं आता था कि ये सब चल क्या रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, इसके पिता और इसके माता दोनों अचानक से गायब हो गए। गायब मतलब आंखों के सामने से अंतर्ध्यान नहीं हो गए, मतलब कहाँ गए कोई नहीं जानता है। मतलब इसके माता पिता एक दिन गए और फिर कभी नहीं लौटे। ये अपने घर में अकेला था। उस समय इसके पास एक व्यक्ति आता है। कथित रूप से ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के लिए वो व्यक्ति काम करता था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। कथित रूप से जो व्यक्ति इसके पास आया उसका नाम था एर्गो, और उस व्यक्ति ने इसको गोद लिया। और आगे से जहाँ भी पिता शब्द का हम प्रयोग करेंगे वहाँ ये जो गोद लिया एर्गो ने, उसी व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा समझी जानी चाहिए। तो एर्गो कथित रूप से ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स का सदस्य था और विश्व में पैशाचिक गतिविधियों को करने का प्रसारक भी था, अभ्यस्त भी था और एक एक्टिव रिचुअलिस्ट था। तो एर्गो ने इसको जब गोद लिया तो ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा। मतलब एक घर में कोई बच्चा अकेला रहता है, ये इन्फॉर्मेशन उस तक कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, ये उसने रिवील नहीं किया। न उसने ये रिवील किया कि क्या उसके पिता माता और एर्गो का पहले से कोई कनेक्शन था, या उसने एर्गो के माता पिता के ये कोटिंग के माता पिता के गायब होने में उसका कोई हाथ है या उस विषय में कुछ जानता है। मतलब इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई उसके साथ। और इतना ही पता चला कि एर्गो ने अपना परिचय दिया कि मैं ऑर्डो एसेंसम एर्टेनालिस नामक संस्था के लिए काम करता हूँ। यद्यपि ये संस्था कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स से, ऐसा संदेह था हमें। और हालांकि इस बात का भी अभी तक मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियाँ ये कर रहे हैं मुझे पक्का विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई कनेक्शन होगा। तो ये एर्गो जब प्रैक्टिस करता था, ये भी अपने घर में इसको ले आया, तो इसने भी अपने वो रिचुअल्स करने प्रारंभ किए, ये उनको भी देखता था।
तो पूछता था कई बार अपने उस पिता से, क्योंकि वही उसके लिए पिता हो गया। तो उसको ये पूछता था आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसका पिता एक ही उत्तर देता था, द ओनली वे अ पर्सन कैन डिस्कवर दीज थिंग्स इज टू एक्सपीरियंस देम। इसको मैं बोलकर नहीं समझा सकता, हम जो करते हैं उसको समझने का एक ही तरीका है, तुम भी इसको करो, तुम भी इसको महसूस करो, जानो कि ये क्या चीज़ें हैं, तब तुम जान पाओगे। तो ऐसा चलता रहा। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे गोएटिक पुस्तकें थी, बहुत सारे साहित्य इसके घर में पढ़े हुए थे, बहुत सारी समनिंग्स की चीज़ें पड़ी रहती थी। तो ये पढ़ता गया, लेकिन इसके पिता को ये करता हुआ, एर्गो को करता हुआ ये देखता था, और इसको समझ में नहीं आता था कि आखिर जो समाज हमें बाहर दिखता है, इस कमरे के बाहर, और इस कमरे में जो घटनाएं घटित होती हैं, या जिस प्रकार की एनर्जी अनुभव होती हैं, या जिस प्रकार का वाइब्रेशन अनुभव होता है, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों लगता है। मतलब जिस कमरे में रिचुअल्स होते थे, उस कमरे की दुनिया और कमरे के बाहर की दुनिया, दोनों में कोई तालमेल इसको नहीं दिखता था। तो जब इसका 12वां जन्मदिन था, ये लिखता है, इट वॉज ऑन माई 12th बर्थडे दैट माई फादर टूक मी इन हिज कार फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. As I rode in the passenger seat, wondering where we were headed, my father and I chatted, the subject seeming to linger on the spiritual growth that I had fostered in my young years. He kept saying in different words that I could do so much if only I had better instruction, and that once I began, all obstacles would melt from my path. तो एर्गो ने इस बच्चे को, जब इसका 12वां जन्मदिन था, तो इसको कहा कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अपनी गाड़ी में बैठाया, कार में, पैसेंजर सीट पर ये कोटिंग था, आगे इसको गोद लेने वाला पिता एर्गो था, और दोनों आपस में सामान्य चर्चा करते हुए जा रहे थे। और चर्चा का केंद्र बिंदु यह था कि ये कोटिंग बचपन से जिस प्रकार के माहौल में रहा है और जिस प्रकार की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा है, उन घटनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करने वाली कोई बड़ी सत्ता अगर हो, या कोई एक्सपीरियंस्ड मास्टर उसको मिल जावे, तो और भी उसको दिव्य अनुभव या बड़े अनुभव हो सकते हैं, और अनबिलीवेबल शक्तियाँ इसके पास आ सकती हैं। तो धीरे धीरे ये सब चर्चा जब अंतिम पड़ाव पर थी, तो वो ये कोटिंग देखता है कि हमारी गाड़ी रुकी, और कहाँ पर रुकी है, एक ऐसे घर में जो ईंटों से बना हुआ है। इसके पिता ने, एर्गो ने, गाड़ी रोकी और कहा कि तुम इस घर में चले जाओ। क्यों? गो ऑन इनसाइड, समवन इज वेटिंग फॉर यू देयर, आई विल बी राइट हियर इन द कार व्हेन यू आर रेडी टू लीव। ये कहता है कि लोहे के जंजीरों से वो घर बाहर से बांधा गया था, और अगल बगल और भी कई सारे घर थे, लेकिन ये घर थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी, एक सन्नाटा था इस घर में। खैर ये गया, और आई swallowed हार्ड, इसने अपना, जैसे थूक निकलते हैं ना, बहुत गला सूखने लगता है, तो नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट एज दिस हाउस म्यूटेटेड इन माई माइंड इनटू द वेरी आइकन ऑफ ऑल दैट इज फॉरबिडन। तो दरवाज़ा खुला कार का, और ये नीचे उतरा, थोड़ी दूर चला, और सांसों को गहराई से अपने फेफड़ों में भरा, और फिर विदाउट लुकिंग बैक एट माई फादर और द कार, आई रीच्ड बिहाइंड मी टू स्विंग द डोर क्लोज्ड एंड टुक माई फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड द ब्रिक हाउस। ये पीछे मुड़कर देखा नहीं कि कार में कोई है कि नहीं, कार है कि नहीं, मेरे पिता क्या देख रहे हैं। ये सीधे सीधे दरवाजे तक गया, क्योंकि घर में माहौल ऐसा था इसका, तो थोड़ा इसका मन तो तैयार था इन चीज़ों के लिए, और सोचा कि मैं दरवाजे पर दस्तक दूँ। ये कहता है, आई स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ द वुड डोर that guarded all the secrets of the house and raised my fist to knock. अपना हाथ ऐसे से करेंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, ठकठकाएंगे, लेकिन अचानक से इसको लगा कि किसी ऐसी शक्ति ने मुझे प्रेरणा दी, या मेरे हाथ को अपने कंट्रोल में लिया, और मैं ठकठकाने के बजाय उसके नॉब को घुमाने लगा। दरवाजे में जो नॉब लगा हुआ था, मैंने ठकठकाने के बजाय नॉब घुमाया और सीधे दरवाज़ा ही खोल दिया। जब दरवाज़ा हमने खोला, तो क्या कहता है, द सेम अननोन समथिंग लेड माई हैंड टू द डोर नॉब एंड ट्विस्टेड इट. The door opened, the creak being much deeper and more sinister than the one made by the car door. जब कार का दरवाज़ा खुला था, तब भी एक प्रकार की विचित्र आवाज़ इसको सुनाई पड़ी थी। कार के खुलने पर जो ची इस प्रकार की आवाज़ पुरानी कार में हो सकती है ग्रीसिंग की कमी कारण, और दरवाजे के खुलने पर भी जो क्रैकिंग साउंड आया, वो और ज़्यादा सिनिस्टर था, और ज़्यादा मेलिशियस था, पैशाचिक था। जब अंदर झांकता है तो घर में पर्याप्त प्रकाश था, हवा में बासीपन था, मतलब जैसे बहुत दिनों से किसी घर में कोई नहीं घुसा है, तो ठंडी और थोड़ी सड़ी हुई हवा आती है, बासी हवा थी, ताज़ी हवा नहीं थी, और जाले लगे हुए थे इधर उधर। और मुझे उस कमरे में जब प्रवेश मैंने किया, तो मुझे कोई दिखा नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं दिखा, और अचानक से दरवाज़ा जब बंद होता है, खुद ब खुद दरवाज़ा बंद हुआ, ऐसा इसने कहा था। दर्शक ध्यान देंगे, इसकी कही प्रत्येक बात को सच होने का मैं दावा नहीं करता, मैं बस उसके अनुभवों को आप तक पहुँचा रहा हूँ, ऐसा भी इसने लिखा है। और ये अनुभव कैसे किसी की ज़िंदगी को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाओं को करने वाले लोग, इस पर हम बाद में आएंगे, आपको बाद में बताएंगे।
इसको हम अगले अनुभाग में बताएंगे, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। आज ये विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में ही बताएंगे। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन अचानक से जब मैंने पीछे देखा जहाँ दरवाज़ा बंद हुआ, तो पीछे तो कोई था नहीं। आगे जब देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। ही हैड नॉट बीन देयर बिफोर, आई वॉज श्योर। मैं आश्वस्त था कि जब मैं कमरे में घुसा तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं था। जब दरवाज़ा बंद हुआ तब वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा आया। वो एक काले रंग का चोगा पहने हुए था जो ज़मीन तक लटक रहा था, और लाल रंग का कोई सिंबल अपने छाती पर उसने सी रखा था। इसके साथ साथ वो लंबा था, उसकी एक लंबी दाढ़ी थी सफ़ेद रंग की, और उसके लंबे सफ़ेद बाल थे। तो उसने कहा, योर फादर हैज़ टॉट यू मैनी थिंग्स हैजंट ही? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, नहीं सिखाया क्या? तो मैंने हाँ में अपना सर झुकाया, लेकिन मुझे उसकी प्रतिक्रिया को देखकर लगा जैसे वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा हो, मतलब एश्योरेंस कर रहा हो। आई वॉज श्योर ही डिडंट नीड एन आंसर। His lessons are easy for you, they are natural. You don't feel the need to struggle with them. You have something, you are something that most people could never imagine. उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुमको जो भी सिखाया है वो बेसिक चीज़ें हैं, सरल चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसीलिए तुमको उन बातों को सिद्ध करने में या समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तुम्हारे अंदर कोई बात है और कुछ ऐसी बात है जो बाकी लोगों की कल्पना से परे है। फिर उसने कहा, क्या तुम इस दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हो? देख लो, तुम इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, या तो ईश्वर के सिंहासन तक भी पहुंच सकते हो या नरक की गहराई तक भी जा सकते हो, मतलब कि कहीं भी तुम जा सकते हो। ये इस प्रकार की दुनिया है। और उसने फिर कुछ हमें दिया। इसने कहा कि इसने कुछ एक इंटीग्रेशन की इसके साथ और इसको कुछ दिखाया, कुछ इसको अनुभव कराए। तो इसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे। इसको लगा जैसे हम दोनों के अलावा उस कमरे में कुछ और भी लोग हैं जो दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें फुसफुसाहट हमें सुनाई पड़ रही हैं। तो इसने केवल इतना कहा, कैन यू टीच मी? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तो जब इसने पूछा कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो या क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, तो आई टेंस्ड हैविंग हर्ड देम माई सेल्फ एज इफ स्पोकन बाय अनदर पर्सन ऑल टुगेदर। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो जवाब दिया, मुझे लगा उसके साथ साथ कोई और भी रिपीट कर रहा है, कोई और भी मुझसे बात कर रहा है। इवन मोर, आई डिडंट नो इफ आई वांटेड टू बी टॉट बाय दिस स्ट्रेंजर। द वर्ड्स वेयर बॉट इनटू माय थ्रोट एंड शोव्ड आउट ऑफ माय माउथ ऑफ देयर ओन विल एंड फोर्स। और मैं नहीं जानता था कि मुझे उस बूढ़े से वास्तव में सीखना है कि नहीं सीखना है। मैं इस कनेक्शन को आगे बनाना चाहता हूँ कि नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने जब पूछा था कैन यू टीच मी, मुझे लगा जैसे किसी और ने मेरे गले से वो शब्द निकलवाए हैं। फिर उसने सहमति दी और फिर ये घर से बाहर निकला और इसके पिता इसको मिले और वापस यहाँ पर आने का निमंत्रण उस बूढ़े ने दिया और कहा, सप्ताह में तुम 3 दिन यहाँ पर आओगे, बाकी तो नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे, अपनी पढ़ाई लिखाई इत्यादि करोगे, और यहाँ पर वो 3 दिन सप्ताह में आएगा बातों को सीखने के लिए। तो मुझे बाद में पता चला कि ऑर्डो एसेंसम एरिटनैलिस के 10th डिग्री की पढ़ाई करेगा। ये कोई डिग्री होगी उनकी संस्था की, इसके विषय में मुझे भी अभी वर्तमान स्थिति में ज़्यादा नहीं पता है। तो हो सकता हो कि जैसे फ्री मेसन्स में 33 डिग्री तक ये लोग ले जाते हैं, वैसे इस संस्थान की जो बातें हैं वो 18 कलाओं में विभाजित हों, 18th डिग्री तक ये लोग ले जाते होंगे। तो इसने कहा कि 10 से लेकर 18 डिग्री तक हम तुमको पढ़ाएंगे, और कहा कि 18वीं डिग्री की जब तुमको सिद्धि हो जाएगी, उस स्तर तक जब तुम पहुँच जाओगे, तो जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी ये सब हैं, तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और फिर तुम जो भी चाहोगे अपनी इच्छाओं के अनुसार उन शैतानों से काम ले सकते हो। ये सब उसने कहा। तो 12 साल इसने पढ़ाई की और 12 साल में ये 16th इनिशिएशन इन द ऑर्डर पहुंच गया था। ये 16वीं डिग्री तक पहुंचा 12 साल में। और नवंबर का महीना था, नवंबर का महीना 2000 ईस्वी की बात बता रहा हूँ, नवंबर का महीना था। और उस समय ऑर्डो एसेंसम एरिटनैलिस में जब ये था तो इसके पास 3 लोग आए, और 3 लोग जब आए तो 3 strangers entered the house and marched directly to the dining room where I sat. My mentor, for some reason that then discomforted me, opted to remain outside. Each man took a seat around the polished wood table without speaking a word of salutation. Although Asians have been admonished first by them and later by my superiors in the OAA as to even hinting as the identities or physical characteristics of these 3, I will say that they were well dressed, well groomed and clean cut men. Their manners were more professional than military, but were precise all the same. Each also carried with him a large sealed manila envelope. इसने कहा कि जब ये अपने मेंटर्स के साथ बैठा हुआ था तो 3 लोग इसके पास आए और सीधे डाइनिंग टेबल तक पहुंचे, और इसके मेंटर ने कहा तुम दरवाजे से बाहर चले जाओ। और उन तीनों लोगों के जो कपड़े थे, रंग रूप थे, अनुशासन था, वो बिल्कुल मिलिट्री से भी ज़्यादा साफ़ सुथरा और अनुशासित लग रहा था। और उन तीनों के हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था
उन लोगों ने ज़्यादा बातें नहीं की, एक दूसरे की ओर देखा और मेरी ओर भी देखा। और उस समय मेरी जो आंखें तो धुंधली पड़ने लगी, जो सामने का जो दृश्य था वो धुंधला पड़ने लगा। और बस इतना पता चला कि मेरी दाहिनी ओर जो व्यक्ति था वो बाद में फिर इसको बुला लिया गया था, दाहिनी ओर जो आदमी था वो मेरी ओर बड़ी तीव्र दृष्टि से देख रहा है। और फिर मुझे कहा गया कि ये जो लिफाफा है वो तुम्हें देने के लिए मुझे कहा गया है। और तुमने ऐसे 3 लोगों ने अलग अलग बातें कही थी। Don't think that we come to you asking what we do because you are an expert. We are here because you are one of the few that has will the intense desire to travel the road that we are presenting to you. ये सब उसने कहा। और तीसरे व्यक्ति ने कहा, You have studied the Goetia, the Black Raven, Grimorium Verum, the Heptameron. Indeed, you have access to the secret libraries of the OA. मतलब अब तुम इस स्थिति में पहुंच गए हो कि गोटिया तुम पढ़ चुके हो, आर्स गोटिया वगैरह सब पढ़ ही चुका था, ब्लैक रेवन भी पढ़ चुके हो, ग्रिमोरियम वेरम भी पढ़ चुके हो, हेप्टामेरॉन भी पढ़ चुके हो, और 16th डिग्री तक तुम पहुंच गए हो। तो ये जो ऑर्डो है, ऑर्डो एसेंसम एर्टेनेलिस, उसके जो गुप्त लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर वो सीक्रेट दस्तावेज रखे रहते हैं, वहाँ तक तुम्हारी पहुँच हो चुकी है। तो इसीलिए अब हमें हाईएस्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा भेजा गया है ताकि तुमको ये लिफाफा दिया जाए और इसमें जो बातें कही गई हैं उन बातों को तुम पढ़ो, समझो, डिकोड करो, पद्धति का निर्माण करो, इनको प्रयोग में लाओ। जो गाइडलाइंस हैं बेसिक वो अंग्रेजी भाषा में हैं और जो मुख्य मंत्र हैं और जो पद्धतियाँ वो अन्य भाषा में हैं। और इसको कहते हैं स्केलेटन शिफर। स्केलेटन शिफर इस भाषा का नाम उसने बताया था। द टेक्स्ट इज इन इंग्लिश, वी वर टोल्ड, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेल्स और कंजूरेशंस it is written in what can be called a skeleton cipher. The only information that is given in this grimoire is the absolute most vital information that which was necessary to preserve through time. समय के साथ इस ज्ञान की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक था, हमने तुमको दिया, हम नहीं जानते इसको किसने लिखा था और किसके लिए लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तुम्हारे उच्चाधिकारियों ने हमें यह नहीं बताया, बस हमें यह बताया गया है कि इस ज्ञान की सुरक्षा करनी है और तुम तक पहुँचा देना है। तो इस प्रकार से कहा गया। और अंत में क्या इसको कहा गया कि योर टास्क इज टेक व्हाट वी गिव यू हियर एंड टू मेक इट होल। हम तुमको जो देने आए वो अधूरा है, तुम्हारा काम इसको पूरा करना है। फिगर आउट हाउ दिस मैजिक वर्क्स, हाउ इट्स यूज्ड एंड टू रेंडर अ फुल मैन्युस्क्रिप्ट ऑन अ कंप्लीट सिस्टम डायरेक्टली टू देम। इस पांडुलिपि के आधार पर तुम एक पूरी पद्धति का निर्माण करो। ये कुछ अधूरा है मानचित्र या जो पद्धति प्रक्रिया है, और तुम इसको पूरा करो और इसकी शक्तियों को प्रयोग करना सीखो। हम लोग जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, हमारी ओर देखना मत, हमारे विषय में पूछना मत, हमारा जो काम था यहाँ पर समाप्त हुआ। वी विल नेवर मीट विथ यू अगेन, डोंट लुक फॉर अस, डोंट आस्क अबाउट अस, वी हैव डन व्हाट वी वर आस्क्ड टू डू एंड दिस इज वेयर इट एंड्स। इस प्रकार से लोग कहे और चले गए। और ये कोटिंग अपने जीवन के अगले 3 साल, नवंबर 2000 से लेकर 3 अक्टूबर 2003 तक इसी मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने में लगा रहा, इसकी पद्धति का निर्माण करने में लगा रहा। और 3 अक्टूबर 2003 को ऑर्डो एसेंसम एर्टेनालिस के 18वीं डिग्री को ये प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से क्रॉली को ऐवास इजिप्ट में मिला था और डॉक्टर जॉन डी भी जानते थे कि किस प्रकार से उसके साथ वो सब शक्तियाँ संवाद कर रही हैं, वैसे ही ये कोटिंग ने भी अपना वर्णन किया है कि मुझे भी उस समय लगा कि किसी शक्ति ने मुझे अपना साधक चुना है या चाहता है कि वो उसके मार्ग तक आए। हो सकता है ये शक्ति मृक्षराज ही हो, या हो सकता है मृक्षराज के द्वारा बहुत छोटे स्तर पर इसको चुना गया हो किसी व्यवस्था को नियंत्रित या मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध उससे अवश्य था। अब हम आपको इसके विषय में बताएंगे कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था। बहुत से स्क्वायर्स बने हुए थे जिनके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स थे, उनमें कुछ विशेष अंक लिखे रहते थे और उन्हीं अंकों का संकेत समझते हुए आगे जो एग्जीक्यूशन है पद्धतियों का वो करना होता था। तो आगे हम पृष्ठ 17 तक जाते हैं। 17वें ये 16वें पृष्ठ के अंत में लिखता है कि ये जो टेबल चार्ट बने हुए थे, इससे मुझे लगा कि हिंदू लोग जिसको तत्व कहते हैं वही ये कुछ तत्वों की बात है। जैसे पंचतत्व हैं हमारे यहाँ, पंचतत्वों की तन्मात्रा है। तो ये क्या कहता है, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द आइडिया दैट द स्क्वायर्स आर समव्हाट एट अ मिड पॉइंट बिटवीन द हिंदू तत्वाज एंड द इनोकियन टेबलेट्स। जो हिंदू लोग तत्व निर्माण करते हैं, जो तत्व चक्र इत्यादि का निर्माण करते हैं, इसमें अकदम चक्र है, अकथः चक्र है, राशि चक्र है, कुर्म चक्र है, ऐसे करके मंत्र सिद्धि के बहुत से चक्र होते हैं। तो ये सब मंत्र के तत्वों के चक्र होते हैं। तो इन चक्रों के या ऋणी धनी चक्र इत्यादि भी बनता है। तो जैसे हिंदुओं में ये सब तत्व चक्र बनाए जाते हैं, या तत्व चक्र में अलग अलग वर्ण मात्रिका के आधार पर अलग अलग तत्वों को वर्गीकृत भी किया गया है। इसमें 5 तत्वों के आधार पर मंत्रों का वर्गीकरण भी होता है, साधक का भी होता है। और साधक का तत्व मंत्र के तत्व के साथ मैच होना चाहिए। जैसे कोई मंत्र अग्नि तत्व का है और मैं जल तत्व का हूँ, तो वो दोनों मंत्र आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, मंत्र और साधक मैच नहीं कर पाएंगे।
अब जैसे कोई साधक जो है वो पृथ्वी तत्व का है, कोई मंत्र उसको अग्नि तत्व का मिल जाए, कोई जल तत्व का मंत्र है, साधक अग्नि तत्व का हो जाए, तो ये सब विरोधी तत्व हो जाते हैं। लेकिन आकाश तत्व जो है वो लगभग सभी तत्वों का संतुलन बना लेता है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि बुक ऑफ इनोक में जो टेबलेट्स दिए गए हैं और हिंदू लोग जो तत्व चक्र बनाते हैं, इन दोनों से मिलता हुआ इनके मध्य का कोई ये विषय हमको लग रहा था। और ऐसा लग रहा था ये किसी ज्वाला के साम्राज्य की बात कर रहा है। कुछ लोगों को ये कोटिंग की बात पागलपन लग सकती है, कुछ लोगों को हास्यास्पद लग सकती है, कुछ लोगों को सच लग सकती है। मैं इन तीनों बातों में किसी भी बात का समर्थन या प्रस्तावन लेकर यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग लोगों के इस संसार से जुड़े अलग अलग अनुभव होते हैं और बहुत से ग्रिमोरीज में जो बातें कही गई हैं उन बातों का कनेक्शन व्यक्ति के जीवन में कैसे लागू होता है, ये मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, तो इतने अनुभाग देखने के बाद आप स्वयं कनेक्शन जोड़ने के लायक हो गए होंगे। तो इसने 17वें पृष्ठ में लिखना प्रारंभ किया है कि कैसे कैसे हम शक्तियों के साथ अटैच होने का प्रयास कर रहे थे। जो पहला ज्वाला का साम्राज्य था उसके विषय में काले रंग की स्याही से एक सर्कल बना हुआ था और उसमें बहुत सारे ये लगे हुए थे स्क्वायर्स, उसमें बहुत कुछ अंदर अंक लिखे हुए थे। आई टूक माई प्लेस ऑन अ वुडन चेयर बिफोर द अल्टार एंड रेस्टेड माई हैंड्स ऑन माई नीज एंटरिंग अ ग्नोस्टिक ट्रांस एंड आई बिगन टू ओपनिंग विजुअलाइजेशंस एंड culmination of the energy needed to perform the ritual. The air gradually thickened and seemed to swirl with the unseen currents moving through it. इस प्रकार से बताता गया कि कैसे हम वो सब इंकेंटेशंस पढ़ रहे थे और कैसे वो यंत्र निर्माण कर रहे थे, ये सब उसने बताई है। और द इनकेंटेशन फॉर द ओपनिंग ऑफ द एस्ट्रल गेट इज रिटन इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये इस विषय में मैं आपको अगले अनुभाग में बताऊंगा कि कैसे इसने वो दरवाज़ा खोला था और गेटवे इसने कैसे खोला था और उन गेटवे के अंदर किन किन शक्तियों का इसने साक्षात्कार किया, वो शक्तियाँ इसको कैसे दिखती थी और उन शक्तियों के माध्यम से इसने कौन कौन से काम साधे और अंत में उन शक्तियों के ही दुरुपयोग से इसका पतन कैसे हुआ। इसके विषय में हम आपको आगे के अनुभागों में बताएंगे। बस इतना समझ लें, इसने इतना ही कहा था कि वहाँ पर हमने शैतानों को, स्पिरिट्स को और एंजल्स को एक साथ देखा, को एग्जिस्ट करते देखा। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब शैतान या डीमंस और एंजल्स, देवदूत जिनको सरल भाषा में लोग कह देते हैं, तो जो एंजल और डीमन होते एक दूसरे को अपोजिट है, दोनों को एग्जिस्ट किसी सेम किंगडम में कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आतंकवादी तो दोनों हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो। लेकिन जैसे एक आतंकवादी छोटे स्तर को निपटाने के लिए कई बार बड़े आतंकवादी को आना पड़ता है और उसके आने पर छोटे वाले शांत हो जाते हैं, वैसे छोटे पिशाच बड़े पिशाच के आने पर शांत हो जाते हैं। तो उस गेटवे के पीछे जो डायमेंशन है वहाँ पर डीमंस और एंजल्स दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों वहाँ पर आपस में नहीं लड़ते हैं जब तक इनको प्रोवोक न किया जाए, जब तक इनको जगाया न जाए, जब तक इनसे कोई कनेक्शन स्थापित न किया जाए। तो जो पहला भाग है इनकेंटेशन का और जो दूसरा भाग है, जो तीसरा भाग है, इन सभी माध्यमों के 3-3 मिले हुए हैं रिचुअल्स और 3-3 यंत्र बने हुए हैं, ऐसा इसने बताया था। और ये किस भाषा में ये कोई नहीं जानता था, बस मुझे लगा कि ये किसी प्रकार का कोई कोड है या किसी प्रकार का मंत्र है। द फर्स्ट पार्ट इज इन अ लैंग्वेज नोन नीदर टू माई सेल्फ नॉर टू एनी गेट हु हैज सीन इट. It seems to be an initial command for the gate to open and the wells to be parted. Although I had read this before many times in silence, as I read it aloud, it finally seemed to take on a shape and a substance that I had not imagined. तो ये जो भी गेटवे को देखता है उस गेटवे का चित्र हम आपको कल बताएंगे। उस गेटवे से जुड़े हुए जो यंत्र हैं उनका चित्र भी आपको हम अगले अनुभाग में बताएंगे और किस प्रकार के वहाँ तत्वों को इसने देखा, किस प्रकार की एंटिटीज़ को देखा और किस प्रकार ये ज्वाला का साम्राज्य अलग अलग परतों में बटा हुआ है। और फिर इसी ये कोटिंग के नाम का या वर्णन का आश्रय लेकर कैसे पश्चिम के जगत में व्यापक तबाहियाँ मचाई गई और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, इस पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे।